उसके बाद जब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारा पार्ट 1 है जो कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 6 तक है। ठीक हो गया। इसका आर्टिकल 1 क्या है? पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नॉन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हियरिंग आफ्टर रेफर एज टू पाकिस्तान। उसके बाद 2 क्या है? 2 है द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 1 ही है, इसका पॉइंट नंबर 2 है। ठीक हो गया। द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शेल कंप्राइजेज द प्रोविंसेस ऑफ बलूचिस्तान, द खैबर पख्तूनख्वा, द पंजाब एंड सिंध। ठीक हो गया। इसके हमें 4 प्रोविंस बताए गए हैं। द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज हेयर इन आफ्टर रेफर्स टू फेडरल कैपिटल। ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है जिसे हम फेडरल कैपिटल कहेंगे। उसके बाद द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ हैं। उसके बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ हैं। सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर और मे बी इंक्लूडेड पाकिस्तान वेदर बाय एसोसिएशंस और अदरवाइज। ठीक हो गया, ये पाकिस्तान में इंक्लूडेड हैं। अभी जो हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था, अब हम उसको शॉर्ट करके पॉइंट बना के लिखेंगे। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? इट शैल बी फेडरल कैपिटल, इट शैल बी फेडरल रिपब्लिक। ये फेडरल रिपब्लिक है। उसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया कि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। उसके बाद इसके 4 प्रोविंसेस हैं। गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ है। उसके बाद कैपिटल इस्लामाबाद जो है कैपिटल टेरिटरी है। क्या है? 4 प्रोविंस हैं। गिलगित बल्तिस्तान हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव में है। उसके बाद इस्लामाबाद हमारी कैपिटल टेरिटरी है। ये हमारा पहला आर्टिकल हमें ये बता। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल नंबर 2 आता है। ठीक हो गया। आर्टिकल नंबर 2 क्या? इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान जो है इसका जो मज़हब होगा वो क्या होगा? इस्लाम होगा। मतलब कि पाकिस्तान हमारा के जो इस बुनियाद पे वजूद में है वो क्या था? इस्लाम था। The principle and provisions set out in the objective resolution reproduced in the annex hereby made substantive part of the constitution and shall have effect accordingly। अभी हमने आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा कि ये कि हमारा मज़हब इस्लाम है और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारे सब्सटेंटिव पार्ट है। जब हम इसे एज अ पॉइंट शॉर्ट करके याद करने के लिए लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? आर्टिकल 2 इस्लाम एज टू द स्टेट रिलीजन। 2 एम हमें बताया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये हमारा सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ लॉ है, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक हो गया। पहले आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद दूसरे में हमने क्या पढ़ा? इस्लाम एज टू बी स्टेट रिलीजन। उसके बाद अब हम आर्टिकल 3 में आते हैं। द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल principle from each according to his ability to each according to his work। तो फिर हमने आर्टिकल 3 में जो बात पढ़ी है वो क्या? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या मतलब है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। और अगली बात क्या है? एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है इस्तेसाल, ज़्यादती या कुछ ऐसा, मतलब बुरा करना। मतलब एलिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन कि किसी के साथ कोई भी किसी किस्म की कोई ज़्यादती या कोई इस तरह का ना हो, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जैसे कि एक बंदा है 9 to 5 नौकरी कर रहा है, उसकी तनख्वाह बनती है 70,000। तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उस बंदे का जो हक़ है उसको दिया जाए। ज़्यादती और इस्तेसाल और इन सब का ख़ात्मा करना, ये हमें आर्टिकल 3 बता रहा है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ETC। ठीक हो गया। तो कहता है हर फर्द को कानून के मुताबिक उसका हक़ दिया जाएगा। ठीक हो गया। टू enjoy the protection of law and to be treated in accordance with the law is the inalienable right of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being within Pakistan। में क्या चला कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगी, आपको लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। हर इंसान को वो हक दिया जाएगा जो कि शहरी होगा पाकिस्तान का, चाहे वो पाकिस्तान में जहाँ मर्जी हो। In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with the law। B है, no person shall be prevented from or be
hindered in doing that which is not prohibited by the law, and no person shall be compelled to do that which the law does not require him to do। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी इंसान किसी की इज़्ज़त, किसी की आज़ादी या किसी की बॉडी को कोई भी ऐसा नुकसान या कुछ भी नहीं कर सकता जो कि लॉ में ना हो। मतलब कि क्या जो लॉ के अंदर है उससे बाहर इंसान काम नहीं कर सकता, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई किसी चीज़ की इजाज़त दी गई हो कि तुम ये काम कर सकते हो। ये हमें पॉइंट बी में बताया। उसके बाद सी में क्या बताया गया कि किसी भी इंसान को छूट नहीं है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कि हर इंसान यही कर सकता है जो कि लॉ में, जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है वो कर सकता है, और जो लॉ में नहीं लिखा हो, जिसे रोका गया है, वो रुकना ही रुकना है। वो हर इंसान के लिए सेम टू सेम। अब हम जब इसको शॉर्ट करके पॉइंट बना के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक हो गया। पहला क्या? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। उसके बाद हम उसका पॉइंट बनाएंगे। पहले पॉइंट में लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। उसके बाद नो एक्शन, लाइफ, लिबर्टी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एक्सेप्ट अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट 4 था। आर्टिकल 5 में हमें 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात है लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, के स्टेट के साथ लॉयल रहना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। और उसके बाद हमें ये बताया गया ओबीडियंस ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न, के हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। ऑब्लिगेशन का मतलब ज़िम्मेदारी होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की पैरवी करे, इन पर चले। वेयर एवर ही में भी, जहाँ मर्जी वो है। एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन, और हर एक इंसान की। फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, जो भी वो पाकिस्तान में है। मतलब कि वो चाहे पाकिस्तानी है या चाहे वो पाकिस्तानी नहीं है, पर वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो स्टेट के साथ लॉयल रहे और स्टेट के तमाम जो कवानीन और तमाम जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करे। ये उसकी ज़िम्मेदारी है। इसमें पाकिस्तानी होने की ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आए और वो पाकिस्तान के लॉ तोड़ दे, उसको भी इस बात की इजाज़त नहीं है। ठीक है ना। ऑफ एवरी अदर पर्सन का मतलब है कि जो गैर मुल्की है उसके लिए भी उसकी भी यही ज़िम्मेदारी है जो कि पाकिस्तानी की है, कि वो कानून को ना तोड़े। अब हम जब आर्टिकल 5 को शॉर्ट करके पॉइंट पे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लॉयल्टी टू द स्टेट, के स्टेट के साथ लॉयल रहना। ठीक है ना। लॉयल्टी टू द स्टेट, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। स्टेट के साथ लॉयल रहना है और कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करना है। प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी की तहफ़्फ़ुज़ करना है। ओके, ये हमने आर्टिकल 5 में पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 6। इस पर क्या लिखा है? एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन ऑबियंस और अटेम्प्ट कंस्पायर्स और एब्रोगेट्स or subverts or suspends or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। हाई ट्रीजन का मतलब होता है संगीन गद्दारी। मतलब कि कोई भी इंसान होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी ताकत से या अपने ज़ोर से सस्पेंड कर देगा, सबवर्ट्स कर देगा या एब्रोगेट कर देगा, तो उसने क्या किया होगा? संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके 2 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग द एक्ट मेंशन इन द क्लॉज 1 shall likewise be guilty of high treason। ठीक हो गया। मतलब एक बंदे ने ये कुछ किया नहीं है, उसने अगले बंदे को बताया है, सपोर्ट की है कि मतलब कि ऐसे ऐसे करो तो ये होगा, तो मतलब कि वो अबेट जो इसने किया होगा वो भी इतना ही गिल्टी होगा जितना कि हाई ट्रीजन करने वाला। उसके बाद 2A क्या है? एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन द क्लॉज 1 और क्लॉज 2 शैल नॉट बी वैलिडेट बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक हो गया ना। और ये वाले जुर्म कहाँ उठाए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट लेगी इनका या हाई कोर्ट लेगी। उसके बाद 3 में हमें क्या बताया गया? मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय द लॉ प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। और जो ऐसे जुर्म करेंगे उनको सज़ा कहाँ मिलेगी? मजलिस शूरा शैल प्रोवाइड द पनिशमेंट। मजलिस शूरा उनको पनिशमेंट देगी जो कि ऐसे जुर्म का इर्तिकाब कर चुके होंगे। ठीक हो गया। 2 में हम
सबसे पहले हमने पढ़ा कि संगीन गद्दारी है क्या क्या, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जो उसको अबिट करेगा उसको भी सेम गिल्टी तस्वुर किया जाएगा। उसके बाद हमने 2A में हमने पढ़ा है कि जो कि हमने एक क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ा है, वो तमाम चीज़ें होंगी वैलिडेट बाय द एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल नॉट बी वैलिडेट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा और वो कहीं पे भी नहीं जा सकते। मतलब ऐसे मुजरिम को हम सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे या हाई कोर्ट में उनके केस नहीं होगा। और 3 में मजलिस शोरा जो है, तीसरी बात हमने पढ़ी, मजलिस शोरा जो है वो प्रोवाइड पनिशमेंट जो ऐसे जुर्म जिन्होंने किए होंगे हाई ट्रीजन के। अब जब हम आर्टिकल 6 को शॉर्ट करके लिखते हैं याद करने के लिए, तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, एनी पर्सन who subrogates, subverts or hold in abeyance the constitution by use of force or any other unconstitutional means shall be guilty by high treason। ठीक हो गया। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करेगा, सबरोगेट्स करेगा या कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से या अपनी फोर्स से, मतलब अपनी ताकत ज़ोर ज़बरदस्ती से जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को करेगा वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा। तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ लिया, जिसमें जहाँ पे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक था। आर्टिकल 1 में था रिपब्लिक एंड टेरिटरी था, आर्टिकल 2 में था इस्लाम स्टेट रिलीजन है, आर्टिकल 3 में एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमें बताया गया। मतलब आर्टिकल 1 में हमें क्या बताया गया, हमारी कैपिटल है, हमारा कैपिटल क्या है और इस्लामाबाद है। उसके बाद हमारा जीबी है और हमारे जीबी के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। उसके बाद हमारे 4 प्रोविंसेस हैं। आर्टिकल 2 में हमें बताया गया कि इस्लाम हमारा स्टेट रिलीजन है। 2A में हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बताया गया कि वो सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ लॉ है। आर्टिकल 3 में हमें बताया गया एलिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन के कोई भी जो है वो किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता है, किसी इस्तेसाल के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। जो कानून पूरी तौर पर जिसको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आर्टिकल 4 में बताया गया है राइट ऑफ इंडिविजुअल डेल्ट विद अकॉर्डेंस लॉ, की तमाम चीज़ें जो होगी लॉ के मुताबिक ही होंगी। और उसके बाद हमें आर्टिकल 3 में लॉयल्टी बताएगी कि स्टेट से लॉयल रहना है। आर्टिकल 4 में हमें हाई ट्रीजन के बारे में बताया गया।